Hello everyone, welcome to Legal Narrative. This video is in the furtherance of the free crash course for CUET PG LLM entrance examination launched by Legal Narrative. In this video, we will solve one subject at a time which is relevant for our CUET PG LLM entrance examination which is scheduled in the month of March 2025. So let's begin. करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है कंट्रैक्ट एक्ट के? मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि एलएलएम एंट्रेंस के पर्पज़ के लिए आपको डेफिनेशन याद हो या ना हो, लेकिन कौन सा टर्म्स किस सेक्शन के किस क्लॉज में डिफाइंड है ये याद होना बहुत जरूरी है। सभी टू में डिफाइंड है, लेकिन किस किस क्लॉज में डिफाइंड है ये याद होना बहुत जरूरी है। तो बताइए कंसीडरेशन कहाँ डिफाइंड है? बिल्कुल सही, ये बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। कंसीडरेशन डिफाइंड है 2D में, तो इसका आंसर डी हो गया, 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द फॉलोइंग रूल्स एज टू कंसीडरेशन इज टू। कंसीडरेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा रूल सही है, कौन सा सही है ये सिलेक्ट करना है। पहला दिया इट मस्ट बी एडिक्वेट, दूसरा मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फिर है इट मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर लास्ट है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी। देखिए पहला है इट मस्ट बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा दिया इट मस्ट भी प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन प्रेजेंट फ्यूचर तो हो सकता है, लेकिन पास्ट भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट और फ्यूचर ही हो बस। लास्ट दिया इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, बिल्कुल भी गलत है। क्या सही होना चाहिए? जो बी है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करता है कंसीडरेशन, तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया बी। नेक्स्ट है अंडर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट कंसीडरेशन मे प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी, मे प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। ये बहुत ही आसान है, मैंने आप लोग को सब ये बताया भी हुआ था। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, कई लोग इसका सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कंसीडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल। इंडिया में कंसीडरेशन प्रोवाइड कर सकता है प्रोमिसी भी या एनी अदर पर्सन, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स एज टू कंसीडरेशन इज नॉट करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला दिया हुआ है इट मे बी पास्ट ऑल्सो, कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, तो करेक्ट है। दूसरा दिया हुआ इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसीडरेशन एडिक्वेट वैसे जरूरी नहीं है, ये भी सही है। तीसरा दिया स्ट्रेंजर टू इट कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता है। और लास्ट दिया इट मस्ट बी रियल। देखिए रियल भी होना चाहिए, भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी मैंने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, सो स्ट्रेंजर टू इट कैन सू, इसलिए सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन भी था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरेशन मीन्स, कंसीडरेशन का क्या मतलब है? मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, मस्ट बी रियल, मस्ट बी इल्यूजरी, एंड डी है ऑल आर करेक्ट। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी इसका सही जवाब दे रहे हैं, सभी के सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, इसलिए ये तो सही है ही। और एडिक्वेसी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। एंड बी है मस्ट बी रियल, बिल्कुल भी रियल होना चाहिए, और इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, यानी डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है? पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पास्ट कंसीडरेशन इज ऑल्सो वैलिड कंसीडरेशन। बी दिया हुआ है कंसीडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सही है। सी दिया हुआ है कंसीडरेशन कैन ओनली बी प्रेजेंट, बिल्कुल भी नहीं। कंसीडरेशन कैन ओनली बी फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं, यानी ओनली करेक्ट आंसर हो गया बी, जो आप सभी ने लिखा है। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है? पहला दिया इट मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दूसरा वैल्यूएबल, लॉफुल, एडिक्वेट। देखिए पहला तो बिल्कुल भी जरूरी है, क्योंकि प्रोमिसर के डिजायर पे दिया जाना चाहिए। दूसरा वैल्यूएबल, कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, दूसरा भी सही है। कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, अनलॉफुल कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड बना देता है। और लास्ट दिया एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो डी जो है वो एसेंशियल नहीं है। आप सब ने सही आंसर दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अ कंसीडरेशन इन अ कंट्रैक्ट मे बी एनीथिंग, नथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, मे बी इल्यूजरी। देखिए कंसीडरेशन जो होता है कंट्रैक्ट में इज समथिंग इन रिटर्न होता है, समथिंग इन रिटर्न, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हो गया ए कंसीडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आइदर 1 और 2 और 3, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये पास्ट भी हो सकता है कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकता है, फ्यूचर कंसीडरेशन भी हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर हो गया डी, 1 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट हो गया एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए कंसीडरेशन इज दैट, कंसीडरेशन का इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर है? पहला दिया इट मस्ट बी कैश, ये कैश में होना चाहिए कंसीडरेशन। दूसरा इट मस्ट बी गिवन बाय द प्रोमिसी अलोन, बस प्रोमिसी द्वारा दिया जाना चाहिए।
इट मस्ट बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे दिया जाना चाहिए। इट मस्ट बी इन काइंड। देखिए इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर है, तो एसेंशियल फीचर इनमें से एक ही है जो आप लोगों ने जवाब दे भी दिया। कौन सा है? इट मस्ट बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे होना चाहिए। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट कंसिडरेशन इज डॉट इन इंडिया। पास्ट कंसिडरेशन क्या है? वैलिड है या कंसिडरेशन ही नहीं माना जाता है, या इलीगल है या अनलॉफुल है? बहुत सही, आप सभी को पता है इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है, यानी कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है। तो पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन इन इंडिया, करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है? पहला दिया ए कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर ए कंट्रैक्ट, कंसिडरेशन जरूरी है कंट्रैक्ट के लिए। दूसरा दिया कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए कंट्रैक्ट व्हेन पार्टीज इंटेंडेड टू। तीसरा दिया बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। तो इसमें करेक्ट कौन सा बताइए? बहुत सही, इसमें से करेक्ट है जो है वो ए है, बस ए। कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर ए कंट्रैक्ट, मतलब कंट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन, होना ही चाहिए। ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इफ ए रेंडर्स सम सर्विस टू बी एट बीज डिजायर एंड आफ्टर अ मंथ बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए फॉर द सर्विस रेंडर टू हिम, इट इज़ अ, ये किस तरह का कंसिडरेशन की बात कर रहा है? पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। बहुत ही आसान है, आप सबने जवाब दे दिया, ये पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा है। कैसे? पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को इसका आंसर पता है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होता है लॉ के द्वारा उसे वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हो गया एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज। देखिए एक डिफिनीसन है ये, बेयर एक्ट में इन्हीं शब्दों में डिफाइन किया गया है। अब किस टर्म को डिफाइन किया गया है आप बताइए? बहुत सही, आप सबको पता है ये एग्रीमेंट का डिफिनीसन है। एग्रीमेंट का डिफिनीसन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, एग्रीमेंट। नेक्स्ट हो गया अ वर्ड एग्रीमेंट मीन्स। वर्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एग्रीमेंट वायलेटिंग लीगल प्रोसीजर। तो वर्ड एग्रीमेंट का क्या मतलब हो गया? बहुत ही आसान है, सभी ने सही जवाब दिया। पहला हो गया एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वो वैसा एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है उसी को वर्ड एग्रीमेंट कहेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वर्ड। ये किस सेक्शन में डिफाइंड है? DEFG, बताइए किस सेक्शन में डिफाइंड है? बिल्कुल सही, ये सेक्शन 2G में डिफाइंड है, 2G में डिफाइंड है। तो हो गया डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बिटवीन एटलीस्ट, कितने पार्टीज के बीच में हो सकता है? एटलीस्ट, बिल्कुल आसान है, बहुत सही, एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज के बीच में। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कंट्रैक्ट। दूसरा दिया हुआ है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये भी सही, एग्रीमेंट का डिफिनीशन दिया हुआ है। ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड आर कंट्रैक्ट्स एंड वैलिड बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये सारे के सारे ही सही स्टेटमेंट दिए गए, यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। आप सबने लिख भी दिया ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया द एग्रीमेंट्स विच आर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ऐसा एग्रीमेंट जो ट्रेड के रेस्ट्रेंट में हो वो क्या हो जाएगा? वैलिड, इलीगल, वर्ड, वर्डेबल। बिल्कुल सही, ये वर्ड हो जाएगा, वर्ड एग्रीमेंट। जल्दी से लिखिए किस सेक्शन में है ये, किस सेक्शन में है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? ये हो जाएगा वर्ड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हो गया द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द, जो प्रपोजल दे रहा होता है, मेक कर रहा होता है, उसे क्या कहेंगे? एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द। देखिए ये बहुत ही आसान है, प्रोमिसर और प्रोमिसी का डिफिनीशन की बात कर रहा है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, बिल्कुल सही, सी। नेक्स्ट हो गया एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज। मैरिज के रेस्ट्रेंट में कोई एग्रीमेंट हो, या मेजर भी लिखा हुआ है पर्सन इज, क्योंकि मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन है जो कि माइनर, तो माइनर के मैरिज पर रेस्ट्रेंट किया जा सकता है लेकिन मेजर का नहीं, तो वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही, वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइंड है? बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। एग्रीमेंट का डिफिनीशन दिया हुआ है सेक्शन 2E में, सेक्शन 2E डिफाइंस दैट टर्म एग्रीमेंट, तो बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इनवाइट्स बी फॉर हिज सन्स वेडिंग, बी एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन, इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बट नो कॉन्ट्रैक्ट सिंस। ए बी को इनवाइट करता है फॉर हिज सन्स वेडिंग, अपने बेटी की शादी में, बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बी एक्सेप्ट भी कर लिया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? पहला दिया ऑप्शन देयर इज नो कंसिडरेशन, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा दिया देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा दिया देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट, और चौथा दिया देयर इज नो फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ ऑफर का। देखिए बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप में इंटर करने के लिए। चलिए आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में कि किस केस में कौन सा केस रिलेटेड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैंने आप लोग को लैंडमार्क केसेस की लिस्ट भेजी है, उसमें ये केस मेंशन है इस टॉपिक पे। आप लोग बताइए किस केस, कौन सा केस रिलेटेड है। चलिए इसका आंसर बी हो गया कि कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप में इंटर करने के लिए। नेक्स्ट हो गया द ए प्रोमिसेज टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रोमिसेज टू पे ए सम ऑफ Rs 2000 मतलब ₹2000। दिस इज एन, ये क्या है? एग्रीमेंट है, प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस है। देखिए प्रपोजल एक्सेप्टेंस सब कुछ हो गया, यानी एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट है, बिल्कुल सही, ये एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है एवरी प्रॉमिस एंड सेट अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये पहले भी आ चुका है, ये किसका डेफिनेशन है? एग्रीमेंट का डेफिनेशन है, एग्रीमेंट का ही डेफिनेशन को लिख दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हु सेड एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसका स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट? आप लोग इसको याद कर सकते हैं, किसका स्टेटमेंट है? यह है पुल्लॉक का स्टेटमेंट है, सी पुल्लॉक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्ड एग्रीमेंट एंड वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द सेम। वर्ड एग्रीमेंट या और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम है क्या? चलिए बताइए, मैंने आप लोगों से पूछा भी था और बताया भी था क्या डिफरेंस है वर्ड एग्रीमेंट में और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए कई लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, ये दोनों ही सेम नहीं है। वर्ड एग्रीमेंट एंड वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट द सेम, ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। वर्ड एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो होता है, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, जो कि वर्ड एब इनिशियो हो, उसको कहते हैं वर्ड एग्रीमेंट। और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होता है पहले, मतलब इन्फोर्सिबल होता है, बट फॉर सम रीजन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, मतलब अब वो इन्फोर्सिबल नहीं रहा, अब वो वर्ड बन गया, इसे क्या कहेंगे? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट टू मर्डर ए पर्सन। किसी पर्सन का मर्डर करने के लिए जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा? कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इज वैलिड इन लॉ, इज इनवैलिड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, हैज नो कंसेंसस एट आइडम। इस मैगजिम का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग ये मतलब ही बता दीजिए कि इस मैगजिम का क्या मतलब है और एग्जैक्टली ये किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है। मतलब ये लास्ट में जो ऑप्शन डी में मैगजिम दिया हुआ है, ये बताइए कि किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है और इसका मतलब क्या है। चलिए उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसी पर्सन का मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है, तो क्या उसको इन्फोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसका जवाब सभी का सही है, ये इन्फोर्सिबल होगा ही होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो ए आंसर हो गया, कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इज वैलिड। एग्रीमेंट वैलिड कब होगा? विच क्रिएट्स लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। सोशल ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। विच क्रिएट्स राइट्स ऑफ ए पार्टी, which is written on a piece of paper and signed by the parties, which creates legally binding rights and obligation of the parties to it। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान है जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एग्रीमेंट वैलिड तब होता है जब वो क्रिएट करता है लीगली बाइंडिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द पार्टीज, पार्टीज को लीगली बाइंड करता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड एग्रीमेंट इज वर्ड एब इनिशियो बट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्ड एब इनिशियो। ये सेंटेंस कैसा है, सही है गलत है? चलिए बताइए। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया है। देखिए बहुत ही आसान है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये सही सेंटेंस है। वर्ड एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो होता है, लेकिन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है, बाद में सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल होता है, यानी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्ड एब इनिशियो, यानी सेंटेंस सही हो गया, ट्रू। नेक्स्ट हो गया अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वर्ड, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। देखिए माइनर्स एग्रीमेंट वर्ड होता है, ये किस केस में हेल्ड हुआ था? बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था, मैंने लिस्ट भेजा हुआ है, इसमें ये भी जजमेंट शामिल है लैंडमार्क जजमेंट की लिस्ट में। सभी को सही आंसर पता है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, ये सभी लोग याद कर लीजिए। और कौन सा एक जजमेंट है रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइनर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड? खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइनर कैन बी। माइनर क्या बन सकता है? पहला जो है अ पार्टनर इन अ फर्म, दूसरा एन एजेंट, एन एम्प्लॉयर, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? एजेंट बन सकता है क्या? एम्प्लॉयर बन सकता है क्या? मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बताया गया है कि माइनर एक कॉम्पिटेंट एजेंट है। माइनर कॉम्पिटेंट एजेंट है, भले ही वो अपने एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल को, बट वो कॉम्पिटेंट एजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइनर कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। पहला दी ऑप्शन फॉर चेक्स इशूड बाय हिम, फॉर प्रोमिसेस मेड बाय हिम विद अदर जॉइंट प्रोमिसेस, फॉर गारंटी गिवन बाय हिम, नन ऑफ द अबव। माइनर की लायबिलिटी इनमें से किस केस में बनेगी? माइनर को पर्सनली लायबल किया जा सकता है किस केस में? इसका आंसर दीजिए आप सभी। देखिए सभी को सही आंसर पता है माइनर की लायबिलिटी के बारे में, बिल्कुल सही, किसी भी केस में नहीं। माइनर की लायबिलिटी इनमें से किसी में नहीं बनेगी, माइनर कॉम्पिटेंट ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर लायबिलिटी कैसे राइट होगी उसकी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। पहला सेंटेंस है अ माइनर कैन इंटर इनटू अ कंट्रैक्ट, फिर है अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, फिर है अ माइनर इज लायबल फॉर अ चेक इशूड बाय हिम, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है, इसका जवाब दीजिए। कौन इनकरेक्ट है ये सिलेक्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बहुत ही आसान है, इनमें से सारे के सारे ही इनकरेक्ट है, सबके सब इनकरेक्ट है। पहला दिया है माइनर कैन इंटर इनटू ए कंट्रैक्ट, माइनर कंट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है क्योंकि कंपिटेंट ही नहीं है वो इंटर करने के लिए। दूसरा है माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, बट माइनर एक कंपिटेंट एजेंट है, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ना है। बताइए कौन सा सेक्शन में है कि माइनर एक कंपिटेंट एजेंट है। 182, 183 और 184 किस सेक्शन में है माइनर की कंपिटेंसी। फिर दिया हुआ है सी में दिया है माइनर इज लायबल फॉर चेक इशूड बाय हिम, माइनर की लायबिलिटी नहीं होगी, इसलिए सारे के सारे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है अ माइनर बाय मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज बोरोज सम मनी, माइनर ने अपने एज को मिस रिप्रेजेंट करके कुछ मनी बोरो कर लिया। फिर दिया ही कैन बी सूट फॉर फ्रॉड, उसको फ्रॉड के लिए सू किया जा सकता है। ही कैन नॉट बी सूट फॉर फ्रॉड, नहीं किया जा सकता है सू। ही इज लायबल टू रिटर्न द मनी, ही इज लायबल टू रिटर्न द मनी ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। तो बताइए माइनर की लायबिलिटी राइज होगी क्या होगी, नहीं होगी माइनर की लायबिलिटी राइज, बहुत सही नहीं होगी। तो ही कैन नॉट बी सूट फॉर फ्रॉड, फ्रॉड के लिए उसको सू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है अ माइनर्स गार्जियन इज नॉट लायबल टू द क्रेडिटर फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट बाय द माइनर इफ द कंट्रैक्ट इज फॉर, पहले दिया सप्लाई फॉर नेसेसरीज, सप्लाई फॉर नॉन नेसेसरीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। किसके सप्लाई के लिए, सारे के सारे सप्लाई के लिए। माइनर के गार्जियन की लायबिलिटी नहीं बनेगी उस क्रेडिटर के लिए अगर माइनर ने कंट्रैक्ट में ब्रीच किया है तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट करने के लिए इनमें से कौन से कॉम्पिटेंट है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दूसरा है पर्सन हु हैज़ अटेंड मेजोरिटी, हु हैज़ नॉट अटेंड मेजोरिटी, थर्ड है पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय द कोर्ट, फोर्थ है पर्सन हु हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शंस। कौन कॉम्पिटेंट है कंट्रैक्ट करने के लिए, बहुत ही आसान है, सबने सही आंसर दे दिया। देखिए पहला जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो इनकम्पिटेंट है, दूसरा है जिसने मेजोरिटी अटेंड नहीं किया यानी माइनर पर्सन वो भी इनकम्पिटेंट है, और थर्ड जो दिया है वो लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड है यानी वो भी इनकम्पिटेंट है। तो कॉम्पिटेंट कौन हो गया, जो फोर्थ नंबर है पर्सन हु हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शंस, इससे कॉम्पिटेंसी टू कंट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी जो है वो कॉम्पिटेंट है कंट्रैक्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंट्रैक्ट करने के लिए। हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब अगर वो मेजर हो। दूसरा है हु इज़ ऑफ साउंड माइंड हो। तीसरा हु आई नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ, हु इज़ नॉट होगा, हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये सारे के ही सारे ग्राउंड है कॉम्पिटेंसी के, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी टू कंट्रैक्ट रिलेट्स टू, कॉम्पिटेंसी किस चीज़ से रिलेट करता है। पहला दिया एज ऑफ द पार्टीज, पार्टीज केस से साउंडनेस ऑफ द माइंड, साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज, बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस ऑफ द पार्टीज, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, और एज और साउंडनेस दोनों ही मैटर करती है, मतलब मेजर भी होना चाहिए और साउंड माइंड भी होना चाहिए, तब वो पर्सन कॉम्पिटेंट माना जाता है कंट्रैक्ट करने के लिए। सभी ने सही आंसर दिया, इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस मोहिरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष इज बेस्ड ऑन विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, मतलब ये केस मोहिरी बीबी वाला केस किस सेक्शन पे बेस्ड है। सभी को पता है ये केस माइनर कंट्रैक्ट से रिलेटेड है कि माइनर कॉम्पिटेंट है कि नहीं कंट्रैक्ट करने के लिए, तो इसका सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, तो माइनर कॉम्पिटेंट है नहीं कंट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 11 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया ए, सेक्शन 11। नेक्स्ट हो गया द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कंट्रैक्ट इज, कंट्रैक्ट करने के लिए एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, 18 साल, 21 साल, 16 साल, या 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। बहुत ही आसान, सभी ने सही आंसर दे दिया, इसका करेक्ट आंसर है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स है मेजोरिटी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ए कंट्रैक्ट विद और बाई अ माइनर इज अ, कंट्रैक्ट माइनर के साथ अगर किया जाए तो वो क्या होगा, वैलिड कंट्रैक्ट होगा, वॉइड कंट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल कंट्रैक्ट होगा, या वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द आइदर पार्टी होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर। बहुत सही, सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉइड कंट्रैक्ट, यानी माइनर के साथ कंट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बी वॉइड कंट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ केस रिलेटिंग टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है ये केस किस चीज़ का है, माइनर्स कंट्रैक्ट का है, तो सी हो गया करेक्ट आंसर माइनर्स कंट्रैक्ट। नेक्स्ट हो गया एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, हिंस माइनर इज नेवर अलाउड टू इन्फोर्स सच एग्रीमेंट। बी दिया हुआ है माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स सच एग्रीमेंट इफ इट वॉज मेड फॉर हिज बेनिफिट। तीसरा दिया हुआ है माइनर इज अलाउड always allowed to enforce such agreement, and fourth दिया हुआ है minor is allowed to enforce such contract when other party makes no objection। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल, क्या करेक्ट आंसर है? देखिए, एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज वर्ड, अगर वर्ड है तो अलाउड नहीं किया जाएगा उसको इन्फोर्स करने के लिए। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कभी नहीं हो सकता है, तो नेवर अलाउड टू इन्फोर्स सच एग्रीमेंट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, इन द कंट्रैक्ट एक्ट 1872 द प्रोविजन अबाउट माइनर्स एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग। माइनर्स एग्रीमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन किधर दिया हुआ है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में? तो हमें पता है कि सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी दिया हुआ है, उसी में मेंशन है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन होते हैं, जो मेजर होते हैं और जो सेन होते हैं, मतलब साउंड माइंडेड पर्सन होते हैं, यानी सेक्शन 11 में दिया हुआ है, सेक्शन 11 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस ऑफ मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके बाद, इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रैक्ट, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रैक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन है? सेकंड क्या है, हैज लेड डाउन दैट इन इंडिया अ माइनर्स कंट्रैक्ट इज वर्ड एब इनिशियो, इसमें लेड डाउन किया गया था कि माइनर्स कंट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो होता है, मतलब वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होता है। और थर्ड सेंटेंस जो है, हैज लेड डाउन दैट अ माइनर्स कंट्रैक्ट बिकम्स वैलिड व्हेन ही अटेन्स मेजोरिटी। बहुत ही आसान हो गया ये भी, इसका सही आंसर दीजिए। देखिए सभी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, क्या करेक्ट हो जाएगा? देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, टू अलोन, मतलब बस दूसरा सही है। क्या सही है कि माइनर्स कंट्रैक्ट होता है वर्ड अब इनिशियो होता है, उसको कभी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वर्ड होता है, तो सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हो गया, विच डिसीजन हैज लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट कंट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वर्ड अब इनिशियो। देखिए माइनर कंट्रैक्ट से रिलेटेड जो इसमें लीडिंग केस है वो है बी, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, सभी को पता है, तो बी आंसर हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट हो गया, इन द नास वर्सेस इन मैन केस द इशू वाज, इस केस में कौन सा इशू था? किसी को इस केस का पता है, इस केस के बारे में? देखिए ये माइनस लायबिलिटी के रिगार्डिंग केस है, माइनस लायबिलिटी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट अ पर्सन इज इनकम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, हु इज अ, कौन इनकम्पिटेंट होगा कंट्रैक्ट करने के लिए? पहला दिया है माइनर, क्या माइनर इनकम्पिटेंट है? बिल्कुल इनकम्पिटेंट है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो भी इनकम्पिटेंट है। पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, अगर लॉ ने किसी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है कंट्रैक्ट करने के लिए, वो भी इनकम्पिटेंट है। यानी तीनों के ही तीनों इनकम्पिटेंट हो गए, जो आप सभी ने लिख भी दिया, यानी ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी इनकम्पिटेंट है कंट्रैक्ट करने के लिए एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, तो डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर्स एग्रीमेंट, मेजोरिटी को एज अटेन करने के बाद माइनर्स एग्रीमेंट क्या हो जाता है? क्या कैन बी रेटिफाइड, उसको रेटिफाइड किया जा सकता है, कैन बिकम्स ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है, कैन नॉट बी रेटिफाइड बिकम्स वर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता होगा वो याद रख लेगा कि मेजोरिटी को अटेन करने के बाद माइनर्स का एग्रीमेंट रेटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी रेटिफाइड, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी रेटिफाइड। द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रैक्ट इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, क्या हो जाएगा एज ऑफ मेजोरिटी? 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हो गया, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट, पहला दिया एन एलियन इनमी ऑनली, एनी इनकेपेबल पर्सन, लूनेटिक्स एंड इडियट्स ऑनली, माइनर्स ऑनली। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि रेस्टिट्यूशन तभी स्टॉप कर जाता है जब रीपेमेंट बिगिंस हो जाता है। ये हम लोग जब माइनर्स कंट्रैक्ट पढ़ते हैं तो ये प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा जाता है, तो दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर्स ऑनली, माइनर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, माइनर्स ऑनली। नेक्स्ट हो गया, अ पेशेंट इन अ लूनेटिक एजाइलम हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, जो कभी कभी साउंड माइंड पे रहता है, तो क्या वो कंट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? पहला दिया है मे नॉट कंट्रैक्ट, कभी कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा दिया है मे कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरवल्स, वो इंटरवल के दौरान कंट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड पे रहता है। तीसरा दिया है मे कंट्रैक्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, और लास्ट दिया है मे कंट्रैक्ट आफ्टर कंप्लीट साउंड माइंड। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जब भी वो इंटरवल पे रहता है, जब भी वो साउंड माइंड रहता है, उस समय कंट्रैक्ट कर सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या देखना है, ये देखना है बस कि पर्सन कंट्रैक्ट करते समय बस साउंड माइंड है या नहीं। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कंट्रैक्ट द पर्सन वाज ऑफ द साउंड माइंड और नॉट, इट इज ओनली थिंग विच मैटर्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ द कंट्रैक्ट एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा मे कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरवल्स, यानी जब वो साउंड माइंड रहता है तब वो कंट्रैक्ट कर सकता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट 1872। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट किस सेक्शन में मेंशन्ड है? बहुत ही आसान है, वेरी गुड, सभी को याद है सेक्शन नंबर याद होना बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सेक्शन 23 में मेंशन्ड है क्या? अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट इज वर्ड इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज, एक एग्रीमेंट वर्ड होगा कब? अगर उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा होगा? पहले है फॉरबिडन बाय लॉ, फिर है ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ और इज फ्रॉडुलेंट। तीसरा दिया द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। लास्ट दिया ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
देखिए आप सेक्शन का कंटेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सारे ही दिए हुए हैं रीज़न जब एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो अनलॉफुल होगा, और अगर डिफीट करेगा प्रोविजन ऑफ लॉ या फ्रॉडुलेंट होगा तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगा, और इमोरल होगा या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी तो भी अनलॉफुल हो जाएगा। और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन होता है तो एग्रीमेंट कैसा माना जाता है? एग्रीमेंट वर्ड माना जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आप सबको पता है ये भी सही आंसर, जिसको नहीं पता है वो याद कर ले, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो डी हो गया इसका। नेक्स्ट हो गया कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट। कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अनलॉफुल होगा कब? पहला दिया फॉरबिडन बाय लॉ, सही है, अगर फॉरबिडन बाय लॉ होगा तो अनलॉफुल होता है। दूसरा दिया वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर प्रोविजन ऑफ लॉ डिफीट कर रहा है तो ये भी सही दिया हुआ है। आइदर 1 and 2, नाइदर 1 है। देखिए बिल्कुल आसान है, आइदर 1 और 2 हो गया। ए और बी जो दोनों दिया हुआ है वो दोनों ही ग्राउंड है अनलॉफुल होने के लिए। क्या अनलॉफुल होने के लिए? कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट। तो हो गया सी। नेक्स्ट हो गया कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट। फिर है वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, क्रिएट्स इंजुरी टू द पर्सन, इज फ्रॉडुलेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये सारे ही ऑल ऑफ द अबव याद कर लीजिए। इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन क्या हुआ? क्रिएट्स इंजुरी टू द पर्सन, अगर किसी पर्सन को इंजुरी क्रिएट कर रहा है तो भी अनलॉफुल होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हो गया इलीगलिटी रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर इलीगलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देता है? वर्ड बना देता है, वर्डेबल बना देता है, इलीगल बना देता है, पनिशेबल बना देता है। चलिए आप में से कई लोग सही आंसर दे रहे हैं। इलीगलिटी एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाता है? वर्ड बना देता है, ये हो जाएगा, वर्ड बना देगा। नेक्स्ट हो गया एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। पहला एसर्शन दिया हुआ है कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वर्ड बट ऑल वर्ड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सारे इलीगल एग्रीमेंट वर्ड तो होंगे लेकिन सारे वर्ड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल हों, कई सारे और रीजन्स भी होते हैं वर्डेबिलिटी के, मतलब वर्ड होने के लिए। रीजन दिया हुआ है ओनली दोज एग्रीमेंट्स ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल आर नोन एज इलीगल एग्रीमेंट। मतलब इलीगल एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है कि ऐसे एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है वैसे एग्रीमेंट को इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। और हम जानते हैं कि इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। तो देखिए एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ही सही दिए हुए हैं, और रीजन आर एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब एसर्शन का। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट हो गया द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज लॉफुल, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट लॉफुल है? ये दिया हुआ है एन एग्रीमेंट टू किल जेड बिटवीन ए एंड बी। देखिए किल करने के लिए एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाएगा, लॉफुल नहीं होगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड एक्स द हस्बैंड एंड वाई द वाइफ दैट एक्स शैल मैरी 5 times, देखिए ये भी लॉफुल नहीं होगा। सी दिया हुआ है एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, देखिए ये वैलिड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। डी दिया हुआ है एन एग्रीमेंट टू डिवाइड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इक्वली, क्राइम के प्रोसीड्स को डिवाइड करने की बात की जा रही है। इसमें से बस जो लॉफुल एग्रीमेंट है वो है सी। आप सभी को पता है सी जो है वो वैलिड है, वो लॉफुल एग्रीमेंट हो जाएगा, बाकी सब अनलॉफुल हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया ए एग्रीज टू पे बी ए टीचर ₹15,000 इफ बी पास्ड हिज सन इन द एग्जामिनेशन। ए तैयार हो जाता है कि बी जो एक शिक्षक है उसको 15,000 रुपया देगा, कब? जब वो उसके बेटे को पास कर दे एग्जाम में। बी डज सो, बी ऐसा कर भी देता है, बट ए रिफ्यूजेस टू पे द मनी, लेकिन ए बाद में पैसा देने से मना कर देता है। इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट लीगल पोजीशन एग्रीमेंट, मतलब क्या होगा इनमें से? आप बताइए एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं? पहला दिया ऑप्शन एग्रीमेंट इज वैलिड एंड इन्फोर्सिबल, दूसरा दिया एग्रीमेंट इज वर्ड बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, तीसरा दिया हुआ है द एग्रीमेंट इज वर्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड फॉरबिडन बाय लॉ। डी दिया हुआ है द एग्रीमेंट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही, कई लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द एग्रीमेंट इज वर्ड, एग्रीमेंट वर्ड होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट है कि उसको पास कराना है गलत तरीके से, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया एंड फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ द्वारा फॉरबिडन है, तो ये सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एग्रीमेंट टू मर्डर ए पर्सन, किसी का मर्डर करने के लिए अगर एग्रीमेंट बनता है तो क्या उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है क्या? बहुत ही आसान है, सभी को पता है कि ऐसे एग्रीमेंट का इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होता है, ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, द कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्वेंट एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹1,000 टू ए, द एग्रीमेंट इज। देखिए ए प्रॉमिस करता है कि बी के लिए वो एक नौकरी लाएगा, पब्लिक सर्विस में नौकरी लाएगा, और बी प्रॉमिस करता है कि वो उससे ए को ₹1,000 देगा। ये एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी? क्या वो वैलिड होगा? क्या वो वर्डेबल हो जाएगा? क्या वो लीगल होगा? बताइए। देखिए ऐसे एग्रीमेंट वर्ड हो जाते हैं, किसी के लिए फ्रॉडुलेंटली नौकरी लाना, ये इंश्योर करना कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, ये ऐसे एग्रीमेंट वर्ड हो जाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एवरी एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज, कोई एग्रीमेंट है जो किसी पर्सन के मैरिज को रेस्ट्रेंट करता है अदर देन माइनर को छोड़कर, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा?
सभी को पता है, बहुत ही आसान है, ऐसे एग्रीमेंट को वर्ड एग्रीमेंट बताया जाता है, वर्ड एग्रीमेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज, सिंपली सेम पूछ रहा है क्या कि एक एग्रीमेंट जो रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो क्या होगा, वर्ड हो गया, सभी का सही है, वर्ड, सी हो गया फिर से। नेक्स्ट हो गया, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वर्ड इफ द रेस्ट्रेंट इज, देखिए एक एग्रीमेंट जो मैरिज के रेस्ट्रेंट में वो वर्ड होता है कब, अगर वो रेस्ट्रेंट किस नेचर का है, कंप्लीट है, पार्शियल है, कंप्लीट और पार्शियल, अप्रूव्ड बाय पार्टीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए कि पार्शियल होना चाहिए। देखिए कई लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंप्लीट और पार्शियल, चाहे वो रेस्ट्रेंट कंप्लीट हो या पार्शियल हो, एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा, तो कंप्लीट और पार्शियल, सी। नेक्स्ट हो गया, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम हमेशा अनमैरिड रहेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा इस एग्रीमेंट, वैलिड, वर्ड, वर्डेबल, अनएनफोर्सेबल। बहुत ही सही, बहुत आसान है, एक एग्रीमेंट करना कि हम जीवन भर अविवाहित रहेंगे, ऐसे एग्रीमेंट को वर्ड एग्रीमेंट कहेंगे, वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैरिज ब्रोकरेज कंट्रैक्ट्स आर, ऐसे कंट्रैक्ट सभी को पता है क्या होंगे, वर्ड हो जाएंगे, वर्ड, बहुत ही आसान है, ऐसे कंट्रैक्ट वर्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट हो गया, एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिसेस फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन टू प्रोक्योर द मैरिज ऑफ अनदर इज, ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल है, जिसे नहीं पता वो नोट कर सकता है, ये भी वर्ड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिसेस फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए प्रॉमिस कर रहा है टू प्रोक्योर द मैरिज ऑफ अनदर, ऐसा एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स विच वन इज नॉट वर्ड, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट वर्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट विथ हैंडीकैप्ड पर्सन, फिर है एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विजिटिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है। वेरी गुड, एवरीवन नोज द आंसर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको पता है आंसर। कौन सा वर्ड नहीं है, देखिए पहला वर्ड नहीं है, मैरिज के रेस्ट्रेंट में एग्रीमेंट वर्ड होता है, विजिटिंग एग्रीमेंट वर्ड होता है, और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड होता है। तो पहला जो है एग्रीमेंट विथ हैंडीकैप्ड पर्सन, यही है जो वर्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए कंट्रैक्ट में बी विसिएटेड बाय, कंट्रैक्ट कैसे विसिएट हो सकता है, पहले दिया फ्रॉड, मिस्टेक, फ्रस्ट्रेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑप्शन है ओनली वन इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बताइए क्या हो गया आंसर। बहुत सही, इनमें से सबसे विसिएट हो सकता है, सारे फ्रॉड, मिस्टेक, फ्रस्ट्रेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑल इलीगल कंट्रैक्ट्स आर वर्ड बट ऑल वर्ड कंट्रैक्ट्स आर नॉट, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, सारे इलीगल कंट्रैक्ट वर्ड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, जो भी कंट्रैक्ट इलीगल है वो वर्ड होते हैं, बट ऑल वर्ड कंट्रैक्ट्स आर नॉट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड कंट्रैक्ट्स क्या हो जाएं, बहुत ही आसान है, इलीगल हो जाएं, जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड कंट्रैक्ट इलीगल ही हों, और भी कई तरह के कंट्रैक्ट होते हैं जो वर्ड होते हैं, वर्डेबिलिटी का कारण, मतलब वर्ड होने का कारण अकेला इलीगल होना नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू लॉ ऑफ कंट्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। पहला दिया है प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज एसेंशियल बट द सेम शुड बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी कंसिडर्ड एज एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के एविडेंस के लिए कंसिडरेशन का इनएडिक्वेसी कंसिडर किया जा सकता है। देखिए दूसरा सेंटेंस तो सही है, लेकिन पहला सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो बस दूसरा सेंटेंस सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट में से सही है, यानी बस सेकेंड सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज आर वर्ड, इनमें से कौन एग्रीमेंट वर्ड है। पहला दिया हुआ है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दूसरा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड, तो बताना है कौन सा वर्ड है। 3 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 and 2। देखिए पहला एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड होगा, ये सही है। दूसरा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वो भी वर्ड होता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड, देखिए फ्रॉड से क्या होता है, वर्ड नहीं हो जाता है, फ्रॉड क्या कर देता है, एग्रीमेंट को वर्डेबल बना देता है। तो 1 and 2 ही ओनली केस है जिसमें वर्ड हो जाएगा, तो 1 and 2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ मीन्स, कोई एक्ट लॉ द्वारा फॉरबिडन है, इसका क्या मतलब होता है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन, इट इज़ पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ, वो पनिशेबल है। इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय ए स्पेशल एक्ट, आइदर 1 or 2, नाइदर 1 or not 2। बताइए इसका।
बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसका सही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। देखिए फॉरबिडन बाय लॉ है तो या तो पनिशेबल भी हो सकता है या प्रोहिबिटेड भी हो सकता है, तो आइदर पनिशेबल और प्रोहिबिटेड। करेक्ट आंसर इज सी, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट हो गया, इन अ कंट्रैक्ट वेयर द प्रोमिसेस आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, वन प्रॉमिस इज लीगल एंड द अदर प्रॉमिस इज इलीगल, द लीगल प्रॉमिस इज। अगर ऐसा कंट्रैक्ट है जिसमें प्रॉमिस को सेपरेट किया जा सकता है और एक से ज़्यादा प्रॉमिस और उसको सेपरेट भी किया जा सकता है, मतलब अलग अलग किया जा सकता है, और एक प्रॉमिस लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो बताइए जो लीगल पार्ट ऑफ प्रॉमिस है, मतलब जो प्रॉमिस लीगल है, वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्सिबल होगा या नहीं होगा। कई लोग इसका भी सही आंसर दे रहे हैं, जो लीगल प्रॉमिस है वो इन्फोर्सिबल होगा। देखिए इलीगल वाला वर्ड हो जाएगा और लीगल जो प्रॉमिस है वो इन्फोर्सिबल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इन्फोर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्विस एग्रीमेंट वेयर एन एम्प्लॉई एग्रीज दैट ही विल नॉट सर्व एनीबडी एल्स ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज अ। देखिए एक सर्विस एग्रीमेंट है जिसमें एम्प्लॉई एग्री कर गया है कि ही विल नॉट सर्व एनीबडी एल्स, वो किसी और को सर्व नहीं करेगा जब तक कि वो सर्विस पीरियड में है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। देखिए आप में से कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एंड ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वर्ड अब इनिशियो, वैलिड, वर्डेबल, इन्फोर्सिबल। बताइए इलीगल एग्रीमेंट्स वर्ड शुरू से ही होते हैं या बाद में वर्ड हो जाते हैं, वर्डेबल होते हैं, क्या होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है। इलीगल एग्रीमेंट्स वर्ड एब इनिशियो होते हैं, सभी ने सही आंसर दिया। इलीगल एग्रीमेंट्स वर्ड एब इनिशियो होते हैं, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे आर वर्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, ऑल वर्ड एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज, सारे वर्ड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इलीगल होते हैं क्या, नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो। वैलिड होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। इन्फोर्सिबल भी होते हैं क्या, नहीं। नन ऑफ द अबव, देखिए बहुत ही आसान दिया भाई, इसमें नन ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन में से कोई फुलफिल नहीं हो रहा है, इलीगल भी नहीं होते हैं, वैलिड भी नहीं होते हैं, इन्फोर्सिबल भी नहीं होते हैं, तो ऑल वर्ड्स एग्रीमेंट आर नन ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय ए पार्टी इन अ कंट्रैक्ट एंड लॉज्ड अ क्रिमिनल केस, आफ्टरवर्ड्स दैट द पार्टीज एग्री टू विदड्रॉ द केस एज ओनली कंपेंसेट द डिसएडवांटेजियस पार्टी, सच कंट्रैक्ट इज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए वर्ड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वैलिडेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, ये वर्ड हो जाएगा क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ग्रांट्स अ लीज of a premises to Vijay for 1 year at a monthly rent of rupees 5,000 knowing the premises will be used for prostitution. This lease is, ये ऐसा लीज क्या होगा, देखिए इमोरल पर्पज़ है, ऑब्जेक्ट जो है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होगा, ये लीज होगा, वो वर्ड हो जाएगा क्योंकि वो जानता था कि वो, उससे पहले से पता था कि ऐसे प्रेमाइसिस का यूज़ किस लिए होना है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए होना है, तो ये वर्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, कंट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर, कंट्रैक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो क्या होगा, वैलिड होगा, वर्ड होगा, इलीगल होगा, बोथ 2 and 3, मतलब वर्ड और इलीगल दोनों होगा। अगर लॉ द्वारा फॉरबिडन है तो इलीगल तो होगा ही क्योंकि लॉ ने उसे ऑलरेडी फॉरबिड किया हुआ है, और वर्ड हो जाएगा क्योंकि ऐसे कंट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो बी एंड सी दोनों, वर्ड और इलीगल। कई लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वर्ड भी हो जाएगा और इलीगल भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, X promises Y to drop a prosecution which he has instituted against Y for robbery and Y promises to restore the value of the things taken. Which of the following is the correct answer? देखिए इस तरह का एग्रीमेंट सभी को पता है क्या हो जाएगा, इस तरह का एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। वो क्या ऑब्जेक्ट है इसमें, वो उसने जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, इनिशिएट किया हुआ है एक रॉबरी के क्राइम के लिए, उसको वो वापस ले लेगा और उसके बदले में वो अपना सामान वापस मांग रहा है, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे वो वर्ड हो जाएंगे। The agreement is void as its object is unlawful, D दिया हुआ है करेक्ट आंसर, D। नेक्स्ट हो गया, एन एग्रीमेंट टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ ए पब्लिक ऑफिस इज, किसी पब्लिक ऑफिस के बेनिफिट्स शेयर करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बनाता है तो क्या हो जाएगा, वैलिड, वर्डेबल, वर्ड, नन ऑफ दीज। चलिए कई लोगों को पता है ऐसे भी एग्रीमेंट वर्ड होंगे, आप पब्लिक ऑफिस के बेनिफिट शेयर नहीं कर सकते हैं और शेयर करने के लिए एग्रीमेंट नहीं बना सकते, ऐसा एग्रीमेंट अगर बनाएंगे तो वर्ड हो जाएगा, तो सी हो जाएगा करेक्ट, वर्ड। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया हुआ है, वर्ड एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज इलीगल, वर्ड एग्रीमेंट हमेशा ही इलीगल होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वर्डेबल। फिर दिया हुआ इलीगल एग्रीमेंट्स कैन बी वर्ड, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वर्ड। देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है, आप लोग बताइए, करेक्ट सुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। बहुत बढ़िया, कई लोग सही आंसर कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है। डी में क्या लिखा है, इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वर्ड, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल होते हैं वो हमेशा ही वर्ड माने जाते हैं। बिल्कुल सही है क्योंकि वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि लॉ जो इलीगल होते हैं,
लॉ के नज़र में वो इलीगल हैं, ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे, वॉइड। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बाकी सारे MCQs और डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।